हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लेबर कोस्टिंग यानी कि एम्प्लॉयज़ कोस्ट। एम्प्लॉयज़ कोस्ट का मतलब होता है कि जो लेबर हमारे लिए जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है उसको जो हम वेजेस देते हैं, जिसको हम डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं या डायरेक्ट लेबर कोस्ट बोलते हैं, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है उसको हम ओवरहेड के चैप्टर में कवर करते हैं। तो ओवरहेड का चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर हमें एक जो चीज़ देखनी है वो लेबर कोस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। तो आज मैं आपको इस क्लास के अंदर क्या होता है लेबर कोस्टिंग में, क्या होती है डायरेक्ट लेबर कोस्ट, क्या होती है इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट, इसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा मैं आपके साथ जो बात करूंगा वो आइडियल टाइम के बारे में बात करूंगा कि जब हम एम्प्लॉय को पैसे देते हैं तो एम्प्लॉय उस पैसे के बदले काम नहीं करता है, यानी कि कुछ समय जो है बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसे कारणों से बर्बाद होता है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे कि हाथ धोना, यूनिफॉर्म चेंज करना, अपने कार्ड को स्वाइप करना एट्सेट्रा। तो इस तरीके के जो वर्क होते हैं उनके अंदर जो हमारा टाइम लगता है, लेकिन उसके बदले में हम पैसे भी देते हैं, लेकिन काम के बदले में हमारे को पैसे के बदले में या समय के बदले में हमें काम नहीं मिलता। तो सीधी सी बात यह है, तो ऐसा टाइम होता है आइडल टाइम, जो कि नॉर्मल रीजन से होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। उसके बाद हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे अबनॉर्मल आइडल टाइम। तो देखिएगा, अबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसा टाइम होता है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन साथ साथ उसको हम बचा सकते थे। जैसे कि एक्सीडेंट ऑफ एम्प्लॉय या मशीन का ब्रेकडाउन हो जाना। तो इस तरीके के जो लॉसेज होते हैं उनमें जो हमारी वेजेस गई है और उस वेजेस की जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं अबनॉर्मल आइडल टाइम। इसके अलावा हम एक और पॉइंट को आज डिस्कस करेंगे, वो है ओवर टाइम वेजेस। यानी कि जब हम एम्प्लॉय को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोकते हैं और उस एक्स्ट्रा रोकने के बदले में हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं कि नॉर्मल वेजेस मान लीजिएगा 50 रुपये पर आवर है, तो हम उसको कहते हैं कि तुम 2 घंटे और रुक जाइए। तो उस 2 घंटे की वेजेस हम 50 रुपये के हिसाब से तो देंगे, लेकिन उसके लिए अलावा हम 30 रुपये पर आवर एक्स्ट्रा देंगे, यानी कि 80 रुपये पर एक्स्ट्रा देंगे। तो जो 30 रुपये एक्स्ट्रा देंगे उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो हाउ विल यू ट्रीट ओवर टाइम प्रीमियम इन कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी भी बात करेंगे साथ साथ, जैसे भी हमने नॉर्मल या अबनॉर्मल एट द टाइम की बात की। तो इसके अलावा हम एक और चीज़ भी पढ़ेंगे आज के अंदर कि जो ओवर आवरली इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस है वो कैसे हम वर्कआउट करेंगे। तो इन सभी पहलू पर बात करेंगे। और जो बाकी पोर्शन बच गया है कि जो हमारी टाइम वेजेस या आवरली वेजेस जो है हमारी, उसको देखेंगे। फिर पीस रेट वेजेस की बात करेंगे। उसके अलावा हेल्से और रोवन के जो इंसेंटिव प्लान्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम ओवर कर देंगे। तो देखिएगा, इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ICAI के मटेरियल से पढ़ रहे हैं। और ICAI का मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिएगा इस चैप्टर के अंदर जो है चेंजेस हो गए हैं। तो ये जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नए सिलेबस के हिसाब से है। तो नए सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर है वो आपने देखनी है, बस उन्हीं को आपने करना है। तो ये जो चैप्टर है, क्योंकि बहुत सालों से ये हमारे कोर्स के अंदर रहा है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं वो कोर्स में रहे डिफरेंट टाइप्स पे, लेकिन वो सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं। आज की डेट में उनका कोई व्यवहारिक जो है आप मेल नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप उसको मेल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ICAI ने एक उचित निर्णय लेते हुए उन सभी चीज़ों को जो कि व्यवहारिक नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं थी आज के दृष्टिकोण से या आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, तो उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है कोर्स से। तो ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा छोटा भी हो गया है अगर कोर्स के एंगल से बात करें तो यहाँ पर हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर में मैं सबसे पहले आपके साथ जो बात कर रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट का जो चैप्टर है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में आना है। तो देखिएगा, एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट। अब देखिएगा, एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट क्या होती है। तो एम्प्लॉय को जो भी हम वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, लीव एनकैशमेंट्स देते हैं, इस तरीके की जो भी बेनिफिट्स देते हैं वो सभी जो है हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, इंसेंटिव्स हो गए, ओवर टाइम वेजेस हो गई, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम जो है एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट को 2 पार्ट के अंदर हम जनरली क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और सेकंड इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। देखिएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर हम उन वेजेस को ऐड करते हैं जो कि वास्तव में हमारे लिए जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करती है।
तो देखिएगा यहाँ पे द बेनिफिट्स पेड और पेबल टू द एम्प्लॉय विच कैन बी, देखिएगा ध्यान से, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू कोस्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो कोस्ट ऑब्जेक्ट्स है उससे हम डायरेक्टली जो है चार्ज कर सकते हैं, यानी कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर्स के अंदर, यानी कि हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये पैसा वास्तव में इसी के ऊपर खर्च हुआ था। ये नहीं था कि कंपनी में एज ए होल खर्च हुआ है। देखिएगा मैं एक एग्जांपल के रूप से आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिएगा आप अपने मजदूर को शर्ट सिलने के 100 रुपये देते हैं, एक शर्ट सिलिए 100 रुपये लीजिए। तो मजदूर जब आपके 100 रुपये की एक शर्ट सिलता है तो आप उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उसी समय पर जो आपके यहाँ पे टेलर्स हैं, मान लीजिएगा 100 टेलर हैं, उन 100 टेलर के लिए 5 हेल्पर भी इन्वॉल्व हैं। तो उन हेल्पर ने जो है 100 टेलर्स की हेल्प करी, तो वो जो हेल्पर हैं उनकी वेजेस को आप डायरेक्टली फिजिबल मैनर के अंदर आप कोस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको डायरेक्टली आइडेंटिफिकेशन जो है नहीं उपलब्ध होगा। तो जो 5 हेल्पर्स हैं उनकी वेजेस जो है हम डायरेक्ट नहीं मानेंगे, और क्योंकि उसके अंदर एक तो ईजिली आइडेंटिफाइबल नहीं है और दूसरी बात है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर से कैलकुलेट नहीं हो सकती हैं। तो दिस कैन बी ईजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू द एक्टिविटी कॉन्टेक्ट कोस्ट सेंटर कस्टमर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट्स। तो ये कोस्ट ऑब्जेक्ट से जो है सीधी सीधी यहाँ पे पहचान की जा सके, वो डायरेक्ट होती हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको टेलर की बात की, तो जो टेलर को जो दिया गया है, जो मेहनताना है, जिसको हम वेजेस बोल रहे हैं या एम्प्लॉय कॉस्ट बोल रहे हैं, तो ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ये डायरेक्ट होगी। और इसी तरीके से जो हेल्पर को हमने जो पैसे दिए हैं वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। तो बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉइज विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू ए पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन ए इकोनॉमिकल फिजिबल मैनर्स। तो इस तरीके से ये जो कॉस्ट होगी ये इनडायरेक्ट होगी। तो देखिएगा, जो सबसे पहली बात है कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज होती है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो होती है दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है उसका पार्ट होती है, क्योंकि डायरेक्टली वो एंगेज होती है प्रोडक्शन कॉस्ट से। इसके अलावा आपने ध्यान रखनी है द डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू द कॉस्ट यूनिट। इनको हम इजीली एलोकेट कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमें अपोर्शनमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसको बांटने के लिए हमें किसी बेस को लेना पड़ता है, और इसको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते इनडायरेक्ट को। और द इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में नोट भी वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। देखिएगा, इनडायरेक्ट वेरी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो जरूरी नहीं है प्रोडक्शन यूनिट के साथ बदलती रहे, यानी कि वो फिक्स नेचर की भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन जनरली इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय जो लेबर कॉस्ट होती है वो एक वेरिएबल खर्चा है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके साथ साथ जो है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वेरी करती हुई आपको नजर आएगी, जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जरूरी नहीं है कि वेरी करे। मान लीजिएगा 100 की जगह अगर 90 टेलर भी होते हैं तो भी आपको 5 एम्प्लॉई जो कि आपके हेल्पर हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसको जो है डायरेक्टली लोकेट नहीं कर सकते और उसको आप वॉल्यूम के साथ जो है आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सीधी सी बात मैंने आपके साथ बात की। तो मैंने सबसे पहले आपके साथ बात की कि क्या डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ध्यान रखिएगा ओवरहेड का पार्ट होती है, तो हम केवल और केवल इसके अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की ही बात करेंगे। आइएगा, अब स्क्रीन पर आपके सामने आ गया आइडियल टाइम। आइडियल टाइम यानी कि व्यर्थ समय, ऐसा समय जिसके लिए हमने पैसे तो दिए हैं वर्कर को, लेकिन मजदूर ने बदले में हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे समय को जिसके बदले में हमें काम नहीं मिला लेकिन हमने मेहनताना दिया है, उस समय को आप बोलते हैं आइडियल टाइम। यानी कि हम इस तरीके के समय को हम बोल सकते हैं व्यर्थ समय, जिसके लिए हमने पेमेंट तो की लेकिन हमारे को प्रोडक्शन नहीं मिला। अगर आप एम्प्लॉयर के एंगल से देखें तो एम्प्लॉयर वेजेस तो पे कर रहा है लेकिन वर्कर्स उसके बदले में हमारे को प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, चाहे तो नॉर्मल रीज़न से चाहे अब नॉर्मल रीज़न से। अगर ऐसी घटना नॉर्मल रीजंस के कारण हुई है तो उसको नॉर्मल आइडियल टाइम कहते हैं, और अब नॉर्मल रीजंस की वजह से हुई है तो अब नॉर्मल आइडियल टाइम कहते हैं। तो स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा, व्यर्थ समय की हम बात कर रहे थे, तो द टाइम during which no production is carried out because of the workers remain ideal but are paid
दिस इज नोन एज एन आइडियल टाइम। उसके बाद है नॉर्मल आइडियल टाइम। नॉर्मल आइडियल टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम विच द कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसको आप हटा ही नहीं सकते। दिस इज़ अनअवॉइडेबल। उसको आप हटा ही नहीं सकते अपने बिजनेस के सिस्टम से। तो दैट इज़ एन अनअवॉइडेबल नॉर्मल आइडियल टाइम। तो अनअवॉइडेबल आइडियल टाइम मीन्स द नॉर्मल आइडियल टाइम। आप देखिएगा द टाइम फॉर लॉस्ट बिटवीन द फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क, दोनों में जाने के बीच में, गेट से लेके अपने फैक्ट्री में अपने वर्क प्लेस में जाने का समय। द इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर, एक काम से दूसरे काम पे जब हम उसको भेजते हैं तो उसके बीच में लगने वाला समय। जैसे आप अगर मान लीजिएगा अपने घर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराते हैं तो आप देखिएगा, अगर आप मजदूर से बोलते हैं कि पहले जाओ ईंटें आप लेके आओ, तो जब वो ईंटें लेके आता है तो उसके बाद आप उसको कहते हो कि देखिएगा आप जो है कंक्रीट का मिक्सचर्स तैयार करिए। तो जब वो मिक्सचर तैयार करने के लिए जाता है तो वो दूसरे जॉब पे जाता है, तो उसके बीच में जो टाइम वेस्ट होता है दैट इज़ ए नॉर्मल आइडियल टाइम। द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीन, वो सुबह सुबह आता है काम करने के लिए और मशीन को सेट करता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर मजदूर सुबह आता है और कंक्रीट मिक्सचर्स तैयार करता है तब तक आपका जो मिस्त्री है वो खाली बैठा रहता है। तो वो जो टाइम है दैट इज़ ए नॉर्मल आइडियल टाइम। उसको आप हटा ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं। दोनों एक साथ आएंगे तो अल्टीमेटली जब तक मजदूर जो है काम तैयार नहीं करेगा, ईंटें या जो आप जो है हिंदी में अगर बोले तो मसाला तैयार नहीं करेगा, तो तब तक वो मिस्त्री जो है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के जो टाइम होते हैं ये नॉर्मल आइडियल टाइम होते हैं। और नॉर्मल आइडियल टाइम के अंदर नॉर्मल जो ब्रेक्स हैं, टी ब्रेक्स वगैरह हैं, कॉफ़ी ब्रेक्स हैं, तो उनको भी आप कंसिडर करते हैं। इसको कैसे ट्रीट करते हैं? देखिएगा, इसको ट्रीट करने का तरीका ये है कि मान लीजिएगा आपने 40 घंटे काम कराया है और 10 घंटे का नॉर्मल आइडियल टाइम है, तो आप मजदूरी को 30 घंटे की मानते हो बजाय कि 40 घंटे की। तो आप एक आवरली इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर लेते हो। मान लीजिए आपने 40 घंटे के लिए 900 रुपये दिए और 10 घंटे आइडियल टाइम है नॉर्मल, तो आप ये मानोगे कि जो 900 रुपये मजदूरी है वो 30 घंटे की है। तो पर आवर का अगर आप रेट निकालेंगे तो 900 को 30 से डिवाइड कर लोगे, 1 घंटे का रेट आ जाएगा। तो देखिएगा, इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दस द केस ऑफ डायरेक्ट वर्कर एन अलाउंस फॉर नॉर्मल आइडियल टाइम is considered setting a standard hours or standard rate. In the case of indirect wages, indirect worker, normal ideal time is considered for the computation of overhead rates. और इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप उसको एक ओवरहेड भी मान सकते हैं, यानी कि उसको फैक्ट्री ओवरहेड की तरह भी डील कर सकते हैं जो नॉर्मल आइडियल टाइम की मजदूरी है। तो आप वहाँ पर इफेक्टिव रेट 40 घंटे से ही निकाल लें, और जितने घंटे का आपको अलग से पैसा देना पड़ रहा है जिसका बदले में मजदूर कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप ओवरहेड भी मान सकते हैं। तो नॉर्मल आइडियल टाइम जनरली या तो आप आवरली इफेक्टिव रेट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, और या आपके पास दूसरा एक चारा होता है। दूसरा चारा ये कि आप उसको ओवरहेड मान सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर क्या होता है कि वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि आपने जहाँ पर 900 रुपये की मजदूरी 40 घंटे की ली थी वो 30 घंटे की हो जाएगी, तो यानी कि 30 रुपये पर आवर हो जाएगी। तो आप 30 रुपये पर आवर के हिसाब से प्राइम कॉस्ट बुक कर लोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो 900 रुपये 40 घंटे की आप अज्यूम करोगे, और 22 रुपये 50 पैसे घंटा जो है वो 30 घंटे के लिए जो है मल्टीप्लाई करके प्राइम कॉस्ट में ले लोगे, और जो बाकी 10 घंटे इंटू 22 रुपये 50 पैसे और वो आप जो है फैक्ट्री ओवरहेड में ले लेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये किस तरीके से डील होती है। उसके बाद देखिएगा अब नॉर्मल आइडियल टाइम। माय डियर, अब नॉर्मल आइडियल टाइम के अंदर एक सबसे खास बात यह है कि ये अब नॉर्मल आइडियल टाइम की जो ट्रीटमेंट होती है वो एक सीधी सी ट्रीटमेंट है कि इसका जो भी लॉस होता है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट में आता है। तो जैसे आपने कॉस्ट कंट्रोल लेजर्स का जो चैप्टर था वो पढ़ा था, तो कॉस्ट कंट्रोल लेजर्स के अंदर जितने भी अबनॉर्मल नेचर की जो भी लॉसेस होते थे वो हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालते थे। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ। अब देखिएगा कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। Idle time may also arise due to the abnormal factors like lack of coordination, power failure, breakdown of machineries. Abnormal idle time is not included as a part of the cost of production, and it is shown as a separate item in the costing profit and loss account. And the cost of abnormal idle time, आप क्या करेंगे? cost of abnormal idle time we further categorize into controllable, non-controllable. For each category of breakup cost due to the various factors separately shown. तो आप उसको सेपरेटली भी जो है मैनेजमेंट के लेवल पर भी अलग अलग कर सकते हैं कि कौन इसके लिए जो है जिम्मेदार था। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक, लॉकआउट्स, ये इसमें कुछ मेन रीजंस हो सकते हैं। कंट्रोलेबल अनरोलेबल टाइम को हम वो टाइम मानते हैं जिसको कि मैनेजमेंट अपनी एफिशिएंसी से बचा सकता था, और एक ऐसा अनकंट्रोलेबल टाइम जो मैनेजमेंट
नहीं बचा सकता था, जैसे कि ब्रेक डाउन हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो इस तरीके की चीज़ें अनकंट्रोलेबल हैं। और जो कंट्रोल कर सकता था, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था मजदूरों के बीच में, तो वो मैनेजमेंट अगर अपने एफर्ट्स लगाता अपनी एफिशिएंसी से तो उसको रोक सकता था। तो इसको भी जो है ब्रॉडली हम दो और पार्ट में भी कैटेगराइज कर पाते हैं। अब देखिएगा उसके बाद अब मैं आपके साथ जो है बात करूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देखिएगा ध्यान से, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान ढंग से समझ लीजिएगा, जैसे कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस 4 से 5 नंबर के अंदर आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं। एक बार स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, फिर मैं आपको जो है पढ़ता हूँ आपके साथ। देखिएगा इस सवाल के अंदर बेसिक पे है 10,000 रुपये पर मंथ, डियरनेस है 2,000, बोनस हो गया 20% ऑफ सैलरी, NDA यानी कि दोनों का मिलाकर 20%, अदर अलाउंसेस 2,500 रुपये, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF 10% ऑफ सैलरी NDA, सैलरी और DA का जोड़ के। तो आइएगा पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिएगा 10,000 की बेसिक पे हो गई 1,20, डियरनेस हो गया 24,000, बोनस देखिएगा आपको बोला गया था कि इन दोनों के टोटल का 20%, तो इन दोनों के टोटल का 20% आप निकाल लीजिएगा। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या बोला गया था, बेसिक पे और DA का 10%, तो आप ये इसको जोड़ लेंगे 10%, तो ये अल्टीमेटली आधा हो जाएगा इसका। उसके बाद है अदर अलाउंसेस, और अदर अलाउंसेस की फिगर है 2,500 रुपये पर मंथ, तो 2,500 इंटू 12 30,000, तो ये अमाउंट हो गया। तो टोटल हुआ 2,17,200। अब ये जो खर्चे हैं ये 2,17,200 गए, उसमें से 2,400 घंटे पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज ए नॉर्मल आइडियल टाइम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो भी खर्चा आपका आया है इसको आप 2,400 घंटों का नहीं लेंगे, बल्कि क्या करोगे 2,400 में से 400 घंटे निकाल दोगे, और ये जो है ये 2,000 घंटों का माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो अब हमने इसको 2,000 घंटों से डिवाइड कर दिया, और जैसे हमने 2,000 घंटों से डिवाइड किया तो आप समझ जाइएगा कि 2,000 घंटों से डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो 108 रुपये है। तो ये जो 108 रुपये का जो आंसर है हमारा, ये वास्तव में इफेक्टिव आवरली रेट है, यानी कि 1 घंटे का रेट 108 रुपये। और अगर आप इसको ओवरहेड मानते तो क्या कर सकते थे, 2,17,200 को 2,400 से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई बाय 2,000, वो तो हो जाती है हमारा प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और जो 400 घंटे से मल्टीप्लाई करते, यानी कि अगर हम इसको दूसरी ट्रीटमेंट देते तो क्या होता, 2,17,200 बाय 2,400 इंटू 2,000, ये तो हमारी हो जाती प्राइम कॉस्ट का पार्ट, और बाकी हमारी हो जाती ओवरहेड का, क्योंकि मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट बताई थी। पर नॉर्मली हम इफेक्टिव आवरली रेट निकाल के 108 रुपये 80-60 पैसे से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 2,17,200 हो जाता है 2,000 घंटे से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन एक दूसरा तरीका है कि हम इसको 2,400 घंटों से डिवाइड करते हैं, 2,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो प्राइम कॉस्ट के अंदर हो जाती है वेजेस, और बाकी जो 2,17,200 और इसको हम 2,400 ही घंटे मानते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 400 घंटे से, तो ये जो कैलकुलेशन होती है दैट इज़ नोन एज एन ओवरहेड, तो इसको हम ओवरहेड मान लेते हैं। तो 2 तरीके की ट्रीटमेंट होती है, बट नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है कि हम एक इफेक्टिव आवरली रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, इसको एक बार रीड करिएगा, फिर बात करते हैं इसमें। देखिएगा, इन ए फैक्ट्री 6 days इन ए वीक एंड 8 hours ईच डे, 6 दिन होते हैं और 8 दिन होते हैं, नहीं शनिवार की छुट्टी नहीं होती। वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डेज, बेसिक प्लस DA एट रेट ऑफ 120। ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हिज hour shift for meals break, 10 minutes for recess for the rest, and a week
ऑफ हिज कार्ड शोज दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल एज, उसने इतने घंटे ये काम किया। तो देखिएगा इसका नॉर्मल आइडियल टाइम भी निकल गया आपके पास और अब नॉर्मल भी। तो ध्यान से समझिएगा इसने कितने घंटे काम किया, 15 + 12 + 13, 3 कामों पर इसने 40 घंटे काम किया। और यहाँ पर इसको 40 घंटे काम किया और इसके घंटे कितने बनते थे, 8 घंटे × 6 दिन 48 घंटे। अब इस 48 घंटे के अंदर से इसके जो नॉर्मल आइडियल टाइम है वो बताइए कितने हैं। तो नॉर्मल आइडियल टाइम NID बताइए कितना बनता है। तो नॉर्मल आइडियल टाइम बनता है 30 मिनट फॉर शिफ्ट मील ब्रेक एंड 10 मिनट्स फॉर रिसेस रेस्ट। तो 40 मिनट अगर इसको मिलते हैं 6 दिन के अंदर तो कितने हो गए, 240। तो 40 × 6 = 240 मिनट। और अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो 4 घंटे। तो 4 घंटे हो गए नॉर्मल आइडियल टाइम। तो प्रोडक्टिव आवर होने चाहिए थे 44, लेकिन काम हुआ है कितने घंटे, खाली 40 घंटे। तो अब नॉर्मल आइडियल टाइम कितना है, अब नॉर्मल आइडियल टाइम भी है 4 घंटे। तो अगर हमें इफेक्टिव आवरली रेट निकालने होंगे तो हम 44 का यूज़ करेंगे। अब देखिएगा हम इसकी निकालते हैं वेजेस। अगर हम वेजेस की बात करें तो 100 रुपये पर डे है और एट DA मिलता है 120%। ठीक है जी। तो 120% अगर हम निकाल दें तो एक दिन के हो गए 220 रुपये, क्योंकि 100 और प्लस DA तो 220 × 6 तो हमारे पास बनते हैं 1320 रुपये। तो इसकी वेजेस जो पूरे महीने की बनती है तो 100 रुपये + 120% ऑफ 100 तो कुल कितनी बनती है, 1320 रुपये। तो ये तो बात आ गई जो मैंने भी आपके साथ की। अब देखिएगा यहाँ पर ये इसके बाद अगर हमारे पास ये 1320 जो है टोटल वेजेस आ गई। अब आवरली रेट हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो 1320 है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 44 से। तो अगर हम 1320 को 44 से डिवाइड करें तो हमारे पास आवरली रेट आता है 30 रुपये। यानी कि 1 घंटे का जो हमारा रेट है वो 30 रुपये और 4 घंटे हम वेस्ट कर चुके हैं। तो अगर अब आपसे पूछें कि भाई साहब प्रोडक्शन में कितना जाएगा, तो देखिएगा 15 × 30 450 पहले एक जॉब के लिए, 12 घंटे पे × 30 360 रुपये, 13 घंटे में 30 390। 3 घंटों का टोटल है 40 और 4 घंटे हमारे अब नॉर्मल आइडियल टाइम है। नॉर्मल की हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो अब नॉर्मल आइडियल टाइम है 4 × 30। तो ये हमारा चला जाएगा जो अब नॉर्मल वाला है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 40 × 3 120। तो ये पूरा 1320 रुपये का ब्रेकअप आपके सामने आ गया। तो इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में भी मिल सकता है 5 नंबर में। राइट। अब हम बात करेंगे ओवर टाइम की। तो पहले एक बार स्क्रीन पे सब पढ़ लीजिएगा क्या होता है ओवर टाइम। देखिएगा जी, वर्क डन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर इज नोन एज ओवर टाइम वर्क। ऐसा समय जो कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा किया जाता है उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम वर्क। और ओवर टाइम वर्क के दौरान जो नॉर्मल वेजेस है वो तो दी जाती है, और नॉर्मल वेजेस के अलावा जो एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको बोलते हैं आप ओवर टाइम प्रीमियम। तो ध्यान रखिएगा, ओवर टाइम प्रीमियम जो है अधिक समय रुकने के लिए जो है दिया जाता है। जब एम्प्लॉय अधिक समय के लिए रुकता है तो जो है उसको जो मजदूरी दी जाती है उसकी बात होती है, उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा रहेगा तो उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, एक नॉर्मल वेजेस होगी और एक प्रीमियम पेमेंट फॉर ओवर टाइम वर्क। तो यहाँ पर प्रीमियम का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा आप पे करते हैं उसकी बात हो रही है।
अब ओवर टाइम प्रीमियम आप नॉर्मल वजह से भी दे सकते हैं, अब नॉर्मल वजह से भी दे सकते हैं, सीजनल कोई डिमांड आ गई होली दिवाली पे, या कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर आपको मिल गया आपकी कंपनी को और उसके लिए आपको मजदूर की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसको एक एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एम्प्लॉय को ज़्यादा देर तक रुकना पड़ता है। द रेट ऑफ ओवर टाइम वर्क इज़ हायर देन द नॉर्मल रेट, यूजली इट इज़ डबल द नॉर्मल रेट। द एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ पेड ओवर द नॉर्मल रेट इज़ कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। अब ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है इसकी ट्रीटमेंट बात करें, देखिएगा जो नॉर्मल वेजेस है दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्राइम कॉस्ट, क्योंकि जो नॉर्मल मजदूरी दे रहे थे वो तो देनी है आपने। अब नॉर्मल मजदूरी के अलावा जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज़ एन ओवर टाइम प्रीमियम। अब उस ओवर टाइम प्रीमियम को आप कैसे पे करेंगे, ये है मेन प्रश्न। तो ये जो मेन प्रश्न बनता है कि हाउ यू डील द ओवर टाइम प्रीमियम, इसके लिए आपको कुछ रीजंस देखने पड़ेंगे कि किस कारण से ओवर टाइम का प्रीमियम दिया गया और उसके कारण के साथ ही उसकी ट्रीटमेंट जो है रिलेट करेगी। तो सबसे पहली बात है आपको रीज़न पता होना चाहिए। और ये जो दोनों क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो आइडल टाइम की बात करूँ या मैं आपके साथ अभी ओवर टाइम प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट थियोरेटिकल में काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि ये सवाल आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, वैसे भी लेबर से काफ़ी पोर्शन आपका हट चुका है, तो आपके लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है बन रहा है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे पे। देखिएगा, अगर कस्टमर एग्री टू बियर द एंटायर चार्ज ऑफ द ओवर टाइम बिकॉज अर्जेंसी ऑफ वर्क, उसको जल्दी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ, आपके भाई की शादी है, हालांकि अब तो कोविड है, कोविड में तो भाई की शादी में भी पता नहीं भाई साहब आपको लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हालांकि जो प्री कोविड लेवल्स की बात अगर हम करें तो जब भाई की शादी होती थी तो आप अपने मर्जी से कपड़े सिलवाते हैं बढ़िया सुंदर और पहले से ही, लेकिन कभी कभी होता है कि जो आपने सिलवा लिया वो बाद में आपको खुद ही पसंद नहीं आते, या किसी रिलेटिव ने, या आपको खुद ही ऐसा महसूस होता कि वो कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो आप अर्जेंटली अपने पड़ोस के या जिसको आप जानते हो, जिससे आप रेगुलरली कपड़े सिलवाते हो, उसके पास जाते हो, जी और मुझे ये 3 दिन में दे दीजिए, मेरी 3 दिन बाद भाई की शादी है। तो टेलर आपको एक सीधा सा सवाल कहता है कि देखिएगा जी, वैसे तो मैं आपसे जो पैसा लेता था वो ही लूँगा, लेकिन अब आपको अर्जेंट चाहिए क्योंकि मुझे अपने मजदूर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रोकना पड़ेगा। जो मेरे पास नॉर्मल वर्क है वो तो मेरे को करना ही है, लेकिन अगर एम्प्लॉय को मैं लास्ट में ये कहूँ शाम को जाता हूँ छुट्टी के टाइम कि भाई साहब आप 2 घंटे रुक जाओ, ये काम कर दो और आपका एक सूट सील दे, तो आपको शादी में पहनना है भाई की में, तो सिंपल सी बात क्या है, वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा। तो आपको अर्जेंसी है, आप अर्जेंसी की पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो पेमेंट है वो कस्टमर से आ रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, तो ओवर टाइम प्रीमियम विल बी चार्ज टू द जॉब। जिस भी जॉब की हम बात करें तो जॉब के अंदर वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, ये भी बता दूँ, इट विल बी डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब। तो ये पहला केस है कि जहाँ पर कि अर्जेंट था और उसी वजह से आपने दे दिया। द ओवर टाइम प्रीमियम is resorted to the desire of the customer, then the overtime premium may be charged to the job directly. अब दूसरी बात, overtime may be called to make up of any shortfall in the production due to the some unexpected developments। जैसे अभी कोविड ही आ गया था, अब लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के बाद जब जो फैक्ट्री में काम करना शुरू किया उन्होंने कहा यार डिमांड तो है, अब मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे थे या किसी ऐसे सामान को बना रहे थे कि जो डेली कंज्यूम होने वाला है और उसकी डिमांड आपकी कम हुई नहीं, तो आपने जो भी आपका प्रोडक्शन शॉर्टफॉल है उसको आप कैसे करेंगे, तो प्रोडक्शन शॉर्टफॉल को आप कैसे फुलफिल करेंगे, तो आप अल्टीमेटली ओवर टाइम जो है वेजेस पे करोगे। तो ऐसे केसेस के अंदर जनरली ओवर टाइम की जो पेमेंट्स है वो कैसे आप डील करेंगे, तो उसको आप डील करते हैं जो ओवरहेड। तो ओवरहेड आप डालते हैं और जिस डिपार्टमेंट की गलती हो तो उसी डिपार्टमेंट के हिसाब से, अगर नहीं है तो फिर आप उसको जनरल ओवरहेड मान लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर लॉकडाउन है तो उसको जनरल ओवरहेड मान लेंगे। अगर किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हुआ है, उसकी पीछे से काम होके नहीं आया, जिसकी वजह से अगली पार्टी जो है अगले वर्क पे जो है काम नहीं हो पाया और बाद में उसको रोक के काम करना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिएगा, अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और पीछे से ईंटें नहीं आ रही हैं, अगर ईंटें नहीं आ रही है तो किसी डिपार्टमेंट का तो खर्चा लॉस है नहीं, लेकिन मज़दूर को आप जो है शाम को ओवर टाइम करा के जो है अपना काम कंप्लीट कराते हो।
तो वो गलती किसकी है? वो गलती तो ईंट के सप्लायर की है, या जो मटेरियल या सीमेंट सप्लाई कर रहा था उसकी है, लेकिन वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप ये देखिएगा कि अगर मिस्त्री को जो है मज़दूर काम ही ना करके दे, सही समय पर मसाला ना बना के दे या ईंटें ना दे, तो क्या होगा? और उसकी वजह से काम नहीं हुआ, तो आप शाम को क्या करोगे? शाम को उन दोनों को रोकोगे और अपना काम कंप्लीट कराओगे। तो इस तरीके से जब आपको काम कराना पड़ता है तो आप उसको एक ओवरहेड मानते हैं। अगर किसी कॉस्ट सेंटर की गलती है तो आप उसको एक वर्क ओवरहेड मान लेते हैं, और अगर आपको जर्नल है, जैसे मैंने बताया, जैसे लॉकडाउन की वजह से हो गए, तो आप जनरल ओवरहेड मान लेते हैं। उसके बाद देखिएगा, द ओवर टाइम वर्क में बी नेसेसरी टू मेक अप ए शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द सम फॉल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट के फॉल्ट की वजह से हुआ है तो आप क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर देंगे, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। और देखिएगा, कभी कभी ऐसा तो ओवर टाइम में भी रिस्ट्रिक्टेड टू सिक्योर आउटर इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल आउटपुट टू टेक एडवांटेज ऑफ एन एक्सपेंडिंग मार्केट और राइजिंग डिमांड। मार्केट में एकदम डिमांड बढ़ गई है और जिसकी वजह से आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं कि वो डिमांड जो आई है उसको कैप्चर करते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका माल भी महंगा बिकेगा। तो ऐसे केस में ओवर टाइम प्रीमियम को कॉस्टिंग पेंडल में डाल देना चाहिए, बजाय के जो है किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट करने के। या कभी अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया है, जैसे मैंने अभी आपको बोला लॉकडाउन भी हो गया, तो लॉकडाउन में आपके पास दूसरी ऑप्शन भी थी कि भाई लॉकडाउन आपके कंट्रोल से तो बाहर था, तो ऐसे खर्चों को आप कॉस्टिंग पीएनएल में भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कि आपको अगर चाहें तो उसको जनरल ओवरहेड भी मान सकते हैं। तो हालांकि इसको कॉस्टिंग पीएनएल में डालना जो है ज़्यादा बेहतर उपाय रहेगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिएगा जी, अब ध्यान से, ये क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे दूं, तो ध्यान से देखिएगा। आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेजेस रेट ऑफ 100 पर आवर एंड ओवर टाइम रेट एज फॉलोज बिफोर एंड आफ्टर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बिफोर एंड आफ्टर द नॉर्मल वर्किंग आवर जो है आपको कैसे मिलेगा ओवर टाइम? 175% बेसिक वेजेस रेट। संडे एंड हॉलीडेज को, अगर संडे को बुलाएंगे तो 225% ऑफ द बेसिक वेजेस। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। जो है प्रीवियस ईयर में ये घंटे काम हुआ था। नॉर्मल आवर्स हुए थे 1 लाख, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर द वर्क आवर 20,000, और संडे को काम हुआ था 5,000 का, कुल 1,25,000। द फॉलोइंग आवर्स हैज़ बीन वर्कड ऑन द जॉब। 1,000 घंटे इस बार अभी जो काम है, जॉब नंबर जेड की कैलकुलेशन करनी है आपने। 100 घंटे यहाँ पे, 25 यहाँ पे, और 1125 घंटे आपके लगे हैं। अब आपसे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब नंबर जेड एंड ओवरहेड इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस। तो अब देखिएगा, सबसे पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस सभी में देखना है आपने। तो आपको सवाल को अच्छे से समझना है, और बेसिक वेजेस रेट देखिएगा 100 रुपये, ध्यान रखिएगा। और अगर दिन के दौरान अगर ओवर टाइम प्रीमियम देना है तो क्या होगा? 175% और बेसिक वेजेस। तो इसका मतलब है केवल 75% आपका ओवर टाइम प्रीमियम है पहले केस में। दूसरे केस में 125% ओवर टाइम प्रीमियम है। Where the overtime work is regularly throughout the year as a policy due to the worker shortage, वर्कर ही शॉर्टेज में है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे? तो अब देखिएगा, अगर वर्कर्स ही शॉर्टेज में तो आप क्या करेंगे? द ओवर टाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट एंड जॉब इज चार्ज्ड एट अ इन्फ्लेटेड वेजेस रेट, हैंस एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू द जॉब। जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि अगर आप अर्जेंसी आपको थी और आपको सूट सिलवाना था तो एम्प्लॉय वहीं पे रेट जो है लगा देगा। तो अब देखिएगा, जो इन्फ्लेटेड वेजेस रेट है वो क्या होगा? तो अब यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि अगर आपका जो वेजेस रेट है, पहले हम उसको कैलकुलेट कर लें। पिछले साल का तो हमें पता चल जाएगा कि वेजेस रेट क्या आ रहा था। पिछले साल 1,000 घंटे 100 के हिसाब से थे, 20,000 घंटे 175 रुपये के हिसाब से थे, और 5,000 घंटे 225 के हिसाब से थे। टोटल 1,46,25,000 का
हमने काम किया और 1,25,000 घंटे, तो हमारा जो रेट था वो 117 रुपये पड़ रहा था। ये इन्फ्लेटेड रेट था। इसके अलावा जो भी मजदूरी आप देंगे, इसके अलावा जो मजदूरी देंगे उसको आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने केवल 117 रुपये का जो रेट है उसके हिसाब से आपने ये चार्ज कर देना है। ओवर टाइम प्रीमियम जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो आप जो है क्या करेंगे, आप उसका ओवरहेड का पार्ट मान सकते हैं या आप उसको कॉस्टिंग P&L में डाल सकते हैं, सब्जेक्टेड टू सर्कमस्टांसेस। अब देखिए, वेयर ओवर टाइम वर्क इज इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में आपकी कमी पड़ गई थी उसके लिए किया, तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट 1125 की तो आप 100 रुपये के हिसाब से करेंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड में आप क्या करेंगे, देखिएगा, पहले सवाल देख लेते हैं। वेयर ओवर टाइम वर्क इज इरेगुलर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए आपने करा। और लास्ट वाला है ओवर टाइम वर्क इज रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट है। तो आइएगा अभी हम पहले यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिएगा 1125 आवर है इंटू 100, 1125 आवर है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1125 घंटों को 100 रुपये पर आवर से। 1125 रुपये को, एक मिनट, अब देखिए 1125 घंटे हमारे 100 रुपये के हिसाब से जो बेसिक मजदूरी है। अब ओवर टाइम में हमारे घंटे कितने लगे वो देखिए। अब ओवर टाइम में हमारे घंटे हैं 100 तो ये वाले और 25 ये, तो जो 100 घंटे हैं उसका 75 रुपये जो एक्स्ट्रा दिया है वो लगाएंगे, और जो 25 घंटे हैं उनमें 125 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि जो संडे का जो काम था उसमें एक्स्ट्रा पैसा है, तो वो आपका ओवरहेड में चला जाएगा। तो जो ओवर टाइम प्रीमियम आपने दिया है 100 घंटे का, तो देखिएगा 75 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, और जो 25 घंटे हैं वो संडे की वजह से दिए हैं, उसमें 125 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं। तो इनका टोटल बनेगा 7,500 रुपये, और इसका बनेगा ये 3,125, ये टोटल हो गया 10,625। तो 10,625 तो आप डालेंगे ओवरहेड में, और 1,12,500 डालेंगे प्राइम कॉस्ट के अंदर। तो 1,12,500 आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, और 10,625 फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। और वेयर द ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, ओवर टाइम प्रीमियम इज ऑल्सो चार्ज टू द जॉब। और वो कैसे चार्ज करोगे आप, वो जॉब पे आपने चार्ज करना है। राइट, तो उसको आप जॉब पे कैसे चार्ज करेंगे बताइए। ये लीजिए, तो इसको जॉब पे इस तरीके से चार्ज करेंगे। देखिए जो 1125 घंटे हैं वो 100 रुपये के हिसाब से, जो 75 रुपये एक्स्ट्रा दिए 100 घंटे के 7,500 रुपये, और 25 घंटे के 3,125। अब ये ओवर टाइम प्रीमियम जो है ये भी प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। जबकि सेकंड केस के अंदर ये ओवरहेड का पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या किया कि इन्फ्लेटेड रेट ले लिया, यानी कि हमने पिछले साल के हिसाब से देखा कि जो एक महंगाई वाला रेट था, क्योंकि अब सारे साल अगर आप ओवर टाइम देते हैं तो आप ये मानेंगे कि अगर सारे साल ओवर टाइम चलता है तो 117 रुपये का रेट है। तो हमने क्या किया था, 117 के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अगर हम बात करें इसकी कि क्या नाम है, ये तो आपका ओवर टाइम हो गया, तो ये हमारा जो रेट है वो 1,31,625 कैसे निकला था, क्योंकि हमने पूरे साल को ही क्या मान लिया था कि ओवरहेड का जो रेट है वो साल भर होता है, तो एक नया रेट निकाल लिया था 1,46,25,000 से, तो हमने उसी के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया था। दूसरा केस था कि जो है इरेगुलरली जो है अपने डिमांड को मीट आउट करने के लिए, तो अब नॉर्मल रीजंस थे, तो जो भी ओवरहेड प्रीमियम था जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किया था, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया।
और तीसरा कस्टमर की डिमांड की वजह से था, तो देखिएगा फिर वो प्राइम कॉस्ट के अंदर ही आपका चला जाएगा। तो फिर वो कहाँ पे चला जाएगा? प्राइम कॉस्ट के अंदर ही। तो वो कहाँ पे चला जाएगा? प्राइम कॉस्ट में। तो ये वाला जो है ये प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये किसका पार्ट है? ये प्राइम कॉस्ट में ही चला जाना है। डन। तो ये आपका कहाँ चला जाएगा? प्राइम कॉस्ट में। उसके बाद अगर एक और भी रीज़न होता, अगर अब नॉर्मल रीजन्स की वजह से जाता, स्ट्राइक, लॉकआउट वगैरह की वजह से, तो फिर वो जो अमाउंट होता वो कॉस्टिंग पीरियड में जाता। ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। पहला है कि आप साल भर ही ओवर टाइम कराते रहते हैं, साल भर ही, तो आपका रेट, वेजेस का रेट ही तेज निकल जाएगा, पूरा साल का लेंगे और एवरेज निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका इस वजह से नहीं जा रहा, बल्कि दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न क्या है कि आप साल भर काम करते हैं और उस वजह से आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है, तो आपका वेजेस का रेट ही अलग निकल जाएगा पिछले साल का जो रेट था उसके हिसाब से। अगर आपका इरेगुलर टू मीट द रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन, आपकी इरेगुलर थी, मतलब कभी काम ज़्यादा कम आ गया तो उसकी वजह से, तो आप उसको ओवरहेड ले लेंगे। लेकिन इसी के अंदर ध्यान रखने का, इरेगुलर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये अबनॉर्मल रीजंस की वजह से है, स्ट्राइक, लॉकआउट, मशीन ब्रेकडाउन, इन कारणों से है, तो ये अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं जाता, ये कॉस्टिंग P&L में चला जाता। तो इरेगुलरिटी कैसी है ये ध्यान रखना है। अगर इरेगुलरिटी नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल आइडल टाइम में थी, अगर इरेगुलरिटी नॉर्मल है तो ओवर टाइम प्रीमियम शैल बी चार्ज टू द फैक्ट्री ओवरहेड और द प्रोडक्शन ओवरहेड, बट overtime premium is paid by the company due to the abnormal reasons, right, or irregular reasons like strike, lockout, breakdown of machinery, unavailability of raw materials, etc., and the overtime paid is due to these abnormal reasons, then such overtime premium shall be charged to costing profit and loss account. And third, if overtime premium is paid by the company due to, ध्यान से समझिएगा, ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, अर्जेंसी ऑफ कस्टमर, देन ओवर टाइम प्रीमियम इज चार्ज टू द जॉब एज ए प्राइम कोस्ट। एज ए प्राइम कोस्ट इट इज ट्रीटेड लाइक ए डायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट और डायरेक्ट लेबर कोस्ट और डायरेक्ट वेजेस। ये ध्यान रखना है आपने। तो क्योंकि बुक के अंदर जो है वो बोल देते हैं कि जॉब में डाल देना है, लेकिन जॉब में कैसे डालना है? एज ए ओवरहेड डालना है या एज ए प्राइम कॉस्ट डालना है? तो ध्यान रखिएगा, एज ए प्राइम कॉस्ट डलता है। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एज ए नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, इस चैप्टर के जो है 23 पेजेस जो है हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके बीच में कुछ और भी थ्योरेटिकल्स हैं वो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको ये पढ़ा दी है। और शुरू में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस के बारे में बात की, नॉर्मल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के साथ बाद फिर मैंने आपको आइडल टाइम की बात की, और अब ये ओवर टाइम प्रीमियम की बात की। अब जो है मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके साथ जो है इंसेंटिव्स जो स्कीम्स अभी बची हुई हैं कोर्स में वो, और वेजेस की कैलकुलेशन, इसके अलावा जो लेबर टर्नओवर है उसके कंसेप्ट से आपको रूबरू कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप देखिएगा, इसके जो बाकी पेजेस हैं इनको रीड कर लीजिएगा। और यहीं पे आज हम अभी क्लास एंड कर रहे हैं। तो मैं आपको 1 या 2 दिनों के अंदर जो है लेबर की एक दूसरी क्लास भी आपके सामने पेश करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।